और पुलवामा में अवंतीपुरा में हुए आतंकी हमले में बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। हमले में जख्मी एसपीओ की बेटी की भी मौत हो गई है। ताजा अपडेट इस मामले में, आतंकियों ने कल रात करीब 11 बजे एसपीओ के घर में घुसकर हमला किया था। हमले में एसपीओ फैयाज अहमद शहीद हो गए थे। इस हमले में उनकी पत्नी की मौत हो गई। बुरी तरह जख्मी बेटी की अस्पताल में भर्ती के बाद उसकी भी मौत हो गई। एसपीओ फैयाज अहमद शहीद हो गए थे इस हमले में। एसपीओ की पत्नी और बेटी की भी अब मौत हो गई है। 3 लोग इस हमले में मारे गए हैं। ये बेहद दर्दनाक खबर पुलवामा से, जहां पर अवंतीपुरा में एसपीओ के घर में आतंकियों ने हमला किया। 3 लोग की जान चली गई है। एसपीओ की बेटी की भी घायल होने के बाद मौत हो गई है। कल देर रात ये हमला किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अवंतीपुरा में ये वारदात आतंकियों ने अंजाम दी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं एसपीओ पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। घर में घुसकर ये हमला किया गया। बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट एसपीओ को उतार दिया गया। उसके बाद जख्मी हालत में बेटी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे भी नहीं बचाया जा सका। घर में घुसकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। आतंकियों की एक और कायराना करतूत, उजड़ गया एक परिवार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित अवंतीपुरा के हरिपरी गांव में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये परिवार है स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद का। बताया जाता है कि बीती रात करीब 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एसपीओ फैयाज अहमद और उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जून की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। इस हमले का जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर तीखी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, अवंतीपुरा में एसपीओ फैयाज अहमद और उनके परिवार पर बर्बर आतंकी हमले की मैं तीव्र निंदा करता हूं। ये कायराना हरकत है और बहुत जल्द इस हिंसा के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और जख्मी के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। जबकि एसपीओ नियमित पुलिसकर्मी नहीं होते, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत के मुताबिक इनकी भर्ती की जाती है। एसपीओ की नियुक्ति की शुरुआत 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के दौरान हुई थी। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमले, इससे साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लगातार पुलिस कर्मियों पर हमला, उन्हें निशाना बनाना, सीआईडी अफसर डार को निशाना बनाना, इन सबको जोड़कर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नेहा, इनको सबको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये और एक साइकिल ऑफ वायलेंस जिसको कहा जाता है कश्मीर में आम भाषा में, वो शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। दरअसल अगर हम देखें तो इस तरह के लगातार जो हमले हैं 2016 में भी कश्मीर में हुई थी, जब एसपीओज और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। फिर जब अनुच्छेद 370 हटा,
काफ़ी सुरक्षा का दबाव, इंटरनेट बंद था और कई तरह की बंदिशें थी, तो उस बीच कुछ जो है काबू पा लिया गया इस हिंसा में। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जब से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक चहल पहल शुरू होने लगी, दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली सभी राजनीतिक दलों के साथ। उससे 2 दिन ठीक पहले एक बार फिर कश्मीर में जो है आतंकी हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर इस बीती रात की घटना की बात की जाए तो करीब 9:30 बजे जो है फयाज अहमद भट्ट, जो कि पुलिस में बतौर स्पेशल पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, उनका एक बेटा जो है वो भारतीय सेना में टेरिटोरियल आर्मी में बतौर एक सिपाही काम कर रहा है। उनके घर में घुसकर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें पूरे परिवार के तीनों सदस्य यानी पिता फयाज अहमद भट्ट जिनकी उम्र 41 साल थी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को गोलियां लगी, गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों परिवारजनों ने जो है दम तोड़ दिया है। पूरे इलाके में सन्नाटा, मातम और दुख का माहौल बना हुआ है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा सकते हैं। कल शाम से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में एक महातलाशी अभियान शुरू किया था ताकि कातिलों का पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को इस दूर दराज इलाके में, जो कि पुलवामा जिले में आता है, कुछ मिला नहीं है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कातिलों का पता लगाने की कोशिश में है और उसमें सफल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात अब जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की करेंगे, क्योंकि धमाके की जांच में देश भर की सुरक्षा और जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन को एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ऑपरेट किया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला किसी बड़ी आतंकी साजिश का रिहर्सल है। क्या जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ठीक इसी तरह ड्रोन से हमला हुआ था जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 और 27 जून की दरमियानी रात 6 मिनट के भीतर हुए 2 धमाकों की तीव्रता तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। धमाके के बाद एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स से लेकर एनएसजी तक एक्शन में है। धमाके की अब तक जांच के बारे में आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बात की संभावना कम है कि ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर से आया होगा, क्योंकि बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन की हवाई दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ड्रोन के जरिए धमाके को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आईईडी से लदे ड्रोन को एयरबेस के काफी करीब से ऑपरेट किया गया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बड़ा पेंच ये है कि सूत्रों के मुताबिक ड्रोन का कोई अवशेष नहीं मिला है, सिर्फ स्प्लिंटर्स और विस्फोटक के अवशेष मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक गिराने के लिए किया गया, यानी विस्फोटक ड्रॉप कर ड्रोन वापस लौट गया। यानी कुल मिलाकर अब तक इस धमाके की 2 थियरी सामने आ चुकी है। पहली थियरी तो ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थियरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। वैसे अब तक की जांच में जो एक बात साफ तौर पर आई है वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसका संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर था जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा कि धमाकों में किसी भी उपकरण या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की।
इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे, लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना भी अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 छोटे धमाके के तौर पर ना तो देखा जा सकता है और ना ही देखा जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जम्मू से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, 2 थ्योरीज पर काम चल रहा है। एक थ्योरी ये कि ये ड्रोन सीमा पार से आए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करके आए, और दूसरी थ्योरी ये कि ये 7 किलोमीटर के दायरे से ही आए हैं। किस थ्योरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किसकी ज्यादा संभावना लगती है यहाँ पर जांच में? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है जम्मू के वायुसेना स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, और जो इस समय जांच चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि 2 पहलुओं पर हो रही है कि आखिरकार ये ड्रोन आया कहां से। ड्रोन के स्रोत पर जो है इस समय जांच चल रही है। जो पहली थ्योरी है कि जो ड्रोन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है पाकिस्तान ने भेजा, लेकिन चूंकि जो यहाँ का जो वायु स्टेशन है, वायुसेना का स्टेशन है, इसकी दूरी जो है सड़क मार्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और अगर हम वायु मार्ग की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो जो सुरक्षा विशेषज्ञ है उनका कहना है कि ये जो थ्योरी है कि जो ड्रोन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया होगा, ऐसा जो है इसके कयास जो है वो कम है, क्योंकि इतनी दूरी तक अगर ड्रोन आता है वो अनडिटेक्टेड नहीं हो सकता है। दूसरी थ्योरी जो है कि क्या वो ड्रोन जो है कहीं जम्मू शहर से ही तो नहीं ऑपरेट हो रहा था, आखिर कौन उसे ऑपरेट कर रहा था। तो दूसरी थ्योरी पर इस समय ज्यादा काम हो रहा है। हालांकि पहली थ्योरी को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है, हर पहलू पर जो है जांच चल रही है, और इस विषय को जो है बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और इसीलिए ना एक एजेंसी बल्कि कई सारी एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां जो है जांच में जुटी है, चाहे NIA हो, NSG हो, फॉरेंसिक टीम्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, सभी जो है जांच में जुटी हुई हैं, साक्ष्य जमा हो रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी साजिश किसने रची, और ये जो हाई सिक्योरिटी जोन है जो जम्मू का वायुसेना का स्टेशन है, आखिर इसकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ड्रोन अंदर कैसे गया, और ये धमाके कैसे हुए। तो बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये साबित होता है पूरी जांच के बाद कि ड्रोन के जरिए ही ये हमला हुआ है, तो फिर ये ऐसा पहला मामला होगा समूचे देश में जबकि आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए ये हमला करवाया है। क्योंकि ऐसी चीजें हम ज्यादातर मध्य एशिया में देखते हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच जो तनाव चल रहा है, एक दूसरे के एसेट्स को टारगेट करने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये साबित हो पाता है पूरी जांच के बाद कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, तो बड़ा ही गंभीर विषय है, और तमाम जो इतने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। तमाम राजनीतिक दलों ने पार्टी लाइन से उठकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की है। मैं समझता हूं वक्त आ गया है। पाकिस्तान जो हमारे जम्मू कश्मीर पे टेररिज्म का को बढ़ावा दे रहा है, उसको एक साफ मैसेज जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अब और नहीं। क्योंकि अब अफगानिस्तान से जब अमेरिका बाहर जा रहा है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के कोई ऐसे घिनौने डिजाइन हो कि वो जम्मू कश्मीर को और टारगेट करे और यहाँ का माहौल खराब करे। लगता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन का प्रयोग करके जम्मू के डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसको विफल कर दिया गया है। आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। सीमा पर LOC पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ होते ही उनको मौत के घाट सेना उतार रही है।
तो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसकी आलोचना की जा रही है और जांच की भी बात की जा रही है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तमाम अपडेट्स सुनील जी भट्ट हमें जम्मू से दे रहे थे, लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब बात गाजियाबाद में हुई एक दिल दिला देने वाली वारदात की करेंगे। गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी के घर घुसकर कारोबारी समेत घर के 3 लोगों की हत्या कर दी। हत्या लूटपाट की कोशिश का विरोध करने पर हुई या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश थी, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर से खलबली। कपड़ा कारोबारी के घर में घुसकर हमला। वारदात के पीछे लूटपाट या आपसी रंजिश। तीन की मौत, 1 जख्मी। पुलिस वाले खोजी कुत्ते। सुबह सुबह खोजी कुत्ते के साथ पुलिस वालों की कदम ताल। तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई वारदात हुई है। जी हाँ, गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ले में सुबह करीब 3 बजे सनसनी मच गई। लोग जब गहरी नींद में थे तभी इस घर में हुई दनादन फायरिंग से आसपास के लोग सख्ते में आ गए। हमला टोली कॉलोनी में रहने वाले कपड़ा कारोबारी रियाज उर्फ रियाजुद्दीन के घर पे हुआ था। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी रियाज और उसके 2 बेटों अज्जू और इमरान और उनकी पत्नी को गोली मारी गई, जिसमें रियाज और उसके दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला सामने आया? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता देंगे। घर में घुसकर ट्रिपल मर्डर से पुलिस सख्ते में है। पुलिस कई पहलुओं से इसकी जांच कर रही है। पुलिस के सामने जांच में बड़ा सवाल यह है कि क्या हमलावर डाका डालने आए थे और विरोध करने पर गोलियां चलाईं, या किसी रंजिश के तहत हमलावर पूरे परिवार का सफाया करने आए थे। मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे मुंबई में बीती रात हुए बवाल की। जी हां, कल देर रात मुंबई के साइन अस्पताल में मरीज की मौत पर तीमारदारों ने डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की और विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए। डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने धमकी दी है कि अगर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो सामूहिक छुट्टी पर चले जाएंगे। ये पूरी घटना कल देर रात की है। डॉक्टर्स की माने तो 25 जून की रात एक मरीज को लाया गया जो क्रॉनिक किडनी की बीमारी से ग्रसित था, जिसकी हालत काफी खराब थी। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टर्स मरीज की मौत की जानकारी देने मृतक के परिजनों के पास पहुंचे तो परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, महिला डॉक्टर्स के साथ धक्का मुक्की की और गालियां दी। मन की बात में पीएम सर ने इस चीज को वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पे कमेंट किया, बट सिर्फ कमेंट करने से कब तक चलेगा? कब तक सिर्फ आश्वासनों से हम लोग अपने काम जारी रखेंगे? जो हुआ, जिसके साथ हुआ, वो हम में से एक था। आज हमें डर लग रहा है वही वार्ड में जाके काम करना। क्यों? क्योंकि जिसने ये किया, जिसने थप्पड़ मारा, जिसने फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर को जोर से धक्का मार के बाजू किया, गाली गलौज किया, वो बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारा एक ही डिमांड था कि 48 आवर्स में हमको बोला गया था आप प्लीज रुकिए, हम अरेस्ट करके देंगे, पर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। सीधे आपको लिए चलेंगे अमरनाथ, जहां पर इस वक्त आरती चल रही है। हालांकि भक्तों को इस बार दर्शन की इजाजत नहीं, लेकिन ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं। मनोज सिन्हा को यहां पर आप देख सकते हैं, इस आरती में वो शरीक हुए हैं। ये आरती दरअसल संक्रमण के तमाम प्रोटोकॉल्स के बीच की जा रही है।
त्वमेव विद्या जदभिनं त्वमेव सर्वं दर्शन इस बार भक्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन इसकी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि। यही वो वक्त है जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। बड़ी संख्या में हर साल भक्त इसमें शिरकत करते थे, लेकिन इस साल भक्तों को इसकी इजाजत नहीं दी जा रही। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बाबा बरसानी पुष्पाणि दर्शन के लिए श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस साल ऐसा नहीं। नमः शंभवाय भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय। एलजी मनोज सिन्हा आरती में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे बाबा बर्फानी की गुफा से, जहाँ पर इस वक्त आरती चल रही है पूरे विधि विधान के साथ। सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाश मित्राणाम उदयस्तव। आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग उनके प्रस्तावकों और प्रत्याशियों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चुनाव तो था जिला पंचायत अध्यक्ष का, लेकिन यूपी के अलग अलग शहरों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आईं, लगा कि पूरा सूबा ही सियासी जंग का मैदान बन गया है। कहीं पुलिस से हाथापाई हुई, कहीं प्रस्तावक को गायब करने का आरोप लगा, कहीं नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी ने पाला बदल लिया, तो कहीं प्रत्याशी ही नामांकन के लिए पहुंचा ही नहीं। यानी सियासत के साम दाम दंड भेद हर दांव के दर्शन यूपी के पंचायत चुनाव ने करा दिए। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस आमने सामने हैं। खुद अखिलेश यादव ने ये तस्वीरें ट्वीट कर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन ही नहीं होने दे रही। गोरखपुर प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वाराणसी में टकराव तो और भी ज्यादा बढ़ गया। एसपी प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा, लेकिन जिलाधिकारी बिना कोई जवाब दिए मौके से चले गए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक ही पहुंच नहीं सका। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से प्रस्तावक को अगवा किया गया। बागपत में तो अजब ही हालात बन गए। आरजेडी की प्रत्याशी नामांकन करने दफ्तर पहुंची, लेकिन नामांकन से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर अजीत चौधरी को झटका दे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 16 जिलों में निर्विरोध जीत हासिल कर ली और 3 जुलाई को नतीजे आने पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। लेकिन नतीजों से पहले विपक्ष धांधली का आरोप लगाकर सरकार को शंका के कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रत्याशी को मारना, पीटना और उसे पर्चा दाखिल न करने देने तक का कार्य, जिस तरह का कृत्य हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों के ऊपर एक करारा जवाब भी है। अब बौखलाहट में समाजवादी पार्टी सत्ता के दुरुपयोग की बात कर रही है। नामांकन के दिन ही बाजी हाथ से निकलती देख अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अखिलेश और विपक्ष के तेवर साफ हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तनातनी सूबे की सियासत में और गरमाएगी।
लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।